हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री रामदास अठावले जी। सर, स्वागत है आपका ईटीवी भारत में। सर, अब लगभग 6 महीने का समय बचा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। आरपीआई की कैसी तैयारी है सर? हाँ, तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तैयारी है, क्योंकि बीच में 15 दिन पहले मैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मैं मिला था। और रिपब्लिकन पार्टी का जो इतिहास है वो इतिहास उनके सामने मैंने रखा कि एक ज़माने में रिपब्लिकन पार्टी चरण सिंह की सरकार में सत्ता में थी। एक बार हाथी सिंबल पर हमारे 19 एमएलए चुनकर आए थे और चरण सिंह के सरकार में 4 मंत्री हमारे थे। और हरियाणा में, पंजाब में रिपब्लिकन पार्टी सत्ता में रही है। दिल्ली के जो मेयर है अब्बास मलिक, ये आरपीआई के टिकट पर चुनकर आकर यहाँ के मेयर बने थे। तो रिपब्लिकन पार्टी को अगर यूपी में बीजेपी अपने साथ रखती है तो बीएसपी को धक्का देने के लिए उसका अच्छा उपयोग हो सकता है। उसमें बीजेपी का भी फायदा हो सकता है और आरपीआई को भी फायदा हो सकता है। तो एक 8-10 सीटिंग की हमने अपेक्षा क्या की है। जहाँ मुस्लिम बहुल एरिया है, जहाँ दलित बहुल एरिया है, वहाँ की टिकटें अगर आरपीआई को मिलती है तो वो चुनकर लाने में ज़्यादा कठिनाई आएगी नहीं। और इसीलिए हमने नड्डा साहब से बात की है। अभी मैं 31 को लखनऊ से जा रहा हूँ, तब मैं योगी आदित्यनाथ जी को मिलने वाला हूँ। केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी सीएम हैं, वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है, और बंसल जी है, इन सब लोगों से मैं मिलने वाला हूँ और उनके साथ मैं चर्चा करने वाला हूँ। सर, इस विधानसभा चुनाव में मायावती ने ऐलान किया है कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। किस तरीके से आप देखते हैं? हाँ, मतलब बीएसपी हमेशा अकेली चुनाव लड़ती है। कभी 1-2 बार इन्होंने अलायंस किया था। एक बार कांग्रेस के साथ अलायंस किया था जब कांशीराम जी थे। एक बार समाजवादी के साथ अलायंस किया था बहुत पहले। और अभी एक बार लोकसभा में भी मतलब बीएसपी ने सपा के साथ अलायंस किया था। लेकिन ये दोनों भी एक साथ आने से कोई विशेष सफलता में मिली नहीं है। तो जिस तरह बीजेपी की 71 सीटें थी तो वो खाली 8-9 सीटें का कम हो गई। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कम से कम 62 सीटें बीजेपी की चुनकर आई, 2 सीटें अपना दल की चुनकर आई। और 2014 में 73 सीटें थी। इस वक्त दोनों की मिलकर 64 सीटें हो गई। तो मुझे लगता है कि मायावती अकेले लड़ेगी तो भी मतलब उसका उनको विशेष फायदा मिलने वाला तो नहीं है। और अभी जो ब्राह्मण समाज का कार्ड खेलने की कोशिश मायावती की चल रही है। और मायावती को लगता है कि भाई पूरे ब्राह्मण हमको वोट देंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है। सभी ब्राह्मण मायावती के साथ नहीं जा सकते हैं। सतीश मिश्रा जी तो उनके साथ ही है, कुछ ब्राह्मण उनके साथ जा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्राह्मण बीजेपी के साथ आएगी। क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 10% जो आरक्षण है, जो गरीब ब्राह्मण है, जो गरीब जाति के दूसरे समाज के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी जाति धर्म के लोग हो, जिस समाज में या जिस धर्म में आर्थिक इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो फैमिली है, उनको 10% आरक्षण देने का निर्णय हो चुका है। तो उससे ब्राह्मण खुश हैं। और अगर बीएसपी ब्राह्मणों का काट के हिलेगी तो दलित समाज उससे हट जाएगा और बीएसपी को उसका विशेष फायदा होगा नहीं। उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के वोट भी बड़े मायने रखते हैं। इस बार वैसी एआईएमआईएम के चीफ भी चुनाव कह रहे हैं कि 100 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जो विपक्षी दल बाकी हैं वहाँ उत्तर प्रदेश में, जैसे कि समाजवादी पार्टी हुई या कांग्रेस, उनका कहना है ये बीजेपी की टीम बी है। किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, मुझे लगता है कि ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम का आरोप लगाना ठीक नहीं है। फिर वो मतलब बीएसपी को बोलेगे ये बीजेपी की ये टीम है, तो मतलब इसी तरह का आरोप लगाने से बिल्कुल फायदा नहीं है। ओवैसी की अलग पार्टी है, उनकी अलग पहचान है और माइनॉरिटीज़ में उन्होंने अपना स्थान बनाया है। तो उनको मतलब जितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है उतनी सीटों पर लड़ने का अधिकार है। वो तो 100 सीटों पर लड़ रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ उन्होंने 150 सीटों पर लड़ना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में है। लेकिन हमें कोई मतलब ओवैसी का ओवैसी जो है
लड़ना चाहते हो लड़े, उनके ऊपर आरोप लगाना ठीक नहीं है। सर अभी हाल ही में कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश गईं, उन्होंने रैलियां की काफ़ी। भाषण में उन्होंने संकेत दिया है कि वो गठबंधन करना चाहती हैं। कैसा निर्णय आप देखते हैं? क्या कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में गठबंधन करके लड़ना चाहिए? मुझे लगता है कि क्या करना है वो तो कांग्रेस पार्टी पर डिपेंड है। वैसी कांग्रेस पार्टी की ताकत तो वैसी रही नहीं है। अभी खाली उत्तर प्रदेश में एक ही लोकसभा की सीट माननीय सोनिया गांधी जी की है, दूसरी एक भी सीट कांग्रेस पार्टी की नहीं है लोकसभा में। तो वो अकेले लड़े और क्या करना है उसका अधिकार उनको है। अगर सपा के साथ भी उनका गठबंधन होता है या क्या करना है उनको कर सकते हैं, सर लेकिन अगर सपा और कांग्रेस का मान लीजिए गठबंधन हो जाए तो क्या बीजेपी के लिए कड़ी टक्कर मानी जाएगी? अगर सपा और कांग्रेस एक साथ आते हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं है। मतलब ये दोनों भी एक साथ आते हैं तो भी बीजेपी को, मतलब बीजेपी का सामना करना इतनी ताकत ये दोनों में तो नहीं है। और इसीलिए ये दोनों ही नहीं, अगर सपा बसपा और कांग्रेस भी एक साथ आती है तो भी मतलब हमें कोई बिल्कुल धक्का नहीं है, क्योंकि 7 सालों में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, 5 सालों में योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया है, एक भी हिंदू मुसलमानों का दंगा हुआ नहीं है। मतलब समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, मायावती के कार्यकाल में दंगे हुए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के 4.5 साल के कार्यकाल में एक भी दंगा हुआ नहीं है। वहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं अनाउंस की उसका फायदा मुसलमानों को भी मिला है। इसीलिए मुसलमान का खुश है। जो लीडर लोग तो बीजेपी का विरोध करते हैं, लेकिन जो आम मुसलमान है, गांव गांव का मुसलमान है, वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को पसंद करता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि जिस तरह 2017 में 325 सीटें जीतकर बीजेपी ने बहुत बड़ी हैट्रिक की थी, उसी तरह इस वक्त भी 300 के ऊपर सीटें बीजेपी को मिलेगी और रिपब्लिकन पार्टी ताकत से बीजेपी के साथ रहेगी। ऐसा मेरी पार्टी ने निर्णय ले लिया है। सर बीते दिनों अभी संघ की भी बैठकें हुई हैं उत्तर प्रदेश में। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि ये साजिशें और रणनीति करने के लिए ये बैठकें हुई हैं। किस तरीके से देखते हैं उनका बयान? मुझे लगता है कि अखिलेश यादव के बयान में कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आरएसएस ये बीजेपी का एक संगठन है, सामाजिक संगठन है। आगे क्या करना है उसकी रणनीति तय करने का अधिकार उनको है। आप भी अपनी रणनीति तय करो। तो बीजेपी और आरएसएस की मीटिंग हो गई तो उसमें कोई गलत नहीं है। तो अखिलेश यादव जी के आरोप में कोई तथ्य नहीं है। सर उत्तर प्रदेश में अब जनसंख्या कानून लाने की बात हो रही है, ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। वहीं विपक्ष कहता है, अभी मायावती ने कहा है कि अगर उन्हें कानून लाना था तो सरकार बनने के बाद तुरंत क्यों नहीं ले आए? अब जब सरकार चुनाव शुरू होने वाले हैं तो ये चुनावी घोषणा कर दी उन्होंने। नहीं, मुझे लगता है कि इस वक्त योगी आदित्यनाथ जी ने इसलिए निर्णय लिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी ऐलान किया है कि पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, और पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए सरकार ने कानून बनाना चाहिए। केंद्र ने भी बनाना चाहिए, राज्यों ने भी उसके संबंध में विचार करना चाहिए। इसमें कोई धार्मिक बात नहीं है। पॉपुलेशन बढ़ने से गरीबी बढ़ रही है, शिक्षा में लोगों को कमी आ रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ना हिंदू या मुसलमान पर कोई जांच आंच लगाने के लिए ये बिल्कुल कोर्ट ने नहीं बोला है। तो कोर्ट ने अभी पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में बोलने के बाद मैंने तो पार्लियामेंट में मांग किया था कि हम दो हमारे दो के अपने भूमिका से भी पॉपुलेशन में बढ़ रही है, तो इसीलिए हम दो हमारा एक, इसी तरह का कोई कानून बनने की आवश्यकता है। अगर पॉपुलेशन कम हो जाएगा तो फैमिली अच्छी तरह अपने बच्चों को संभाल सकती है। एक बच्चा रहेगा तो उनको अच्छी तरह कपड़ा लत्ता है, उसकी शिक्षा है, सब कुछ उनको दे सकते हैं। तो हम दो हमारा एक, इसी तरह का ही कोई कानून बनने की आवश्यकता है। तो इसीलिए जो विपक्षी दल जो योगी आदित्यनाथ जी पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उनको लगता है कि भाई पॉपुलेशन कंट्रोल का मतलब मुसलमान समाज पर अन्याय करने की बात ये बीजेपी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ और सभी मुसलमानों को ज़्यादा बच्चे होते हैं ऐसा भी नहीं है। कुछ मुसलमान ऐसे हो गए, लेकिन आज मुसलमान भी समझ रहे हैं कि भाई ज़्यादा बच्चे होने से इकोनॉमिकली हम कोलैप्स हो जाती है अपनी फैमिली। तो इसीलिए यहाँ कोई हिंदू मुसलमान का विषय तो नहीं है। यहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल होने से विकास की गति बढ़ेगी
और सबको आर्थिक न्याय मिलेगा, इसीलिए पॉपुलेशन कंट्रोल होना ही चाहिए। सर, संसद के मानसून सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री जो 27 ओबीसी और नेता थे उनको इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, लेकिन विपक्ष ने ऐसा होने नहीं दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो विपक्ष है वो दलित, ओबीसी और महिला विरोधी है। किस तरीके से आप इस घटनाक्रम को देखते हैं जो मानसून सत्र में हुआ? मुझे लगता है कि जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी भावना व्यक्त की है और विपक्षी दलों ने जिस तरह एक परंपरा होती है 24 साल से 25 साल से या कई सालों से ये परंपरा चली है कि जब मंत्रिमंडल नया होता है या जब विस्तार होता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी उस मंत्रिमंडल की पहचान करवाने का एक नियम होता है। सभी लोगों को, सभी सांसदों को मालूम होना चाहिए कि कौन सा मिनिस्टर, कौन सा पोर्टफोलियो उनको मिला है। तो ये जो मंत्रिमंडल बना है इसमें दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, जनरल कैटेगरी के मंत्री है, तो उनकी पहचान कराने के लिए जब प्रधानमंत्री जी खड़े रहे तब माननीय अध्यक्ष जी ने बहुत डांटने के बावजूद भी मतलब विपक्षी दलों ने हंगामा जैसे शुरू किया। 10-15 मिनट वो रुक सकते थे, उसके बाद मतलब हंगामा करने का उनको अधिकार था, लेकिन ये अपनी परंपरा जो है इस परंपरा को कोलैप्स करने का काम अपोजिशन ने किया है। और ये इसीलिए ये दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, ओबीसी विरोधी है। सभी वर्गों को न्याय देने के लिए अगर मोदी सरकार आगे बढ़ रही है तो विपक्षी दलों ने उसका तो स्वागत करना चाहिए, और स्वागत करना है या नहीं करना है अलग बात है, लेकिन सुनकर तो लेने की आवश्यकता थी, वो पहचान करवाने की तो आवश्यकता थी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि विपक्षी दलों ने आज जो कुछ हंगामा किया है ये बात बहुत बड़ी गंभीर है और मैं इसका धिक्कार करता हूँ, और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भावना व्यक्त की है उससे मैं सहमत हूँ। तो ये थे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास अठावले जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि यदि कांग्रेस और सपा गठबंधन करके भी इस बार यूपी विधानसभा चुनाव लड़ती है, फिर भी वे जीत नहीं पाएंगे और बीजेपी की ही जीत होगी।